नेक्स्ट, अब हमारे सामने क्वेश्चन आया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, अब हमारे सामने क्वेश्चन आया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। देखिए बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ ऑर्डर हमें बताना है। घटता हुआ ऑर्डर कैसा होगा, हमें कुछ ऑर्डर को इस तरह से बताना है, ये कुछ इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए, डिक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा। अब हमारे सामने दिए हुए कुछ आयंस, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि सभी आयंस के हिसाब से उसके एटॉमिक नंबर और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता कर ले। एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है आपको बेटा, एलिमेंट आपको दिया हुआ है, देखिए बेटा पहले वाले के अंदर आपको मिलेगा सेलेनियम, ये एलिमेंट दिया हुआ है सेलेनियम। एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा आपको आयोडीन, एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा आपको ब्रोमीन, एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा आपको ऑक्सीजन, एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा आपको कौन, फ्लोरीन। ये एलिमेंट दिए हुए बेटा। सबसे पहला काम तो आप ये करें, इसका एटॉमिक नंबर देखें। अब एटॉमिक नंबर को देखने के लिए आपको मैजिक नंबर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैजिक नंबर जिसको जितना अच्छे से क्लियर होगा, आगे के क्वेश्चन उसके सही भी होंगे और फास्ट भी होंगे। तो पहला काम तो हम ये करें कि इसका एटॉमिक नंबर देखें, मतलब एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करें। सेलेनियम की अगर बात करें तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 34, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 35, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 9। ये एटॉमिक नंबर होते हैं। अब आयंस क्या क्या दिए हैं, तो आयंस के चार्ज हम शो कर देते हैं। सेलेनियम पे दिया हुआ है बेटा -2, आयोडीन पे दिया हुआ है बेटा -1, ब्रोमीन पे दिया हुआ है बेटा -1, ऑक्सीजन पे दिया हुआ है बेटा -2, फ्लोरीन पे दिया हुआ है -1, ये चार्ज दिया हुआ है। अब हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर गिना बेटा इसके अंदर, तो 34 तो है, -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वैल्यू कितना आया 36, तो 36 इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको सेलेनाइड Fe-2 में। आयोडीन में 53 प्लस 1 करा तो वैल्यू कितना है बेटा 54, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए 54। ब्रोमीन का 35 प्लस 1 करा तो ये कितना मिल गया हमको 36। ऑक्सीजन में 8 प्लस 2 करा तो कितना आ गया बेटा 10। फ्लोरीन में 9 प्लस 1 करा तो कितना आ गया बेटा 10। तो अब आप एक बात देखें बेटा, इसके अंदर जो 10 और 10 वाले स्पीशी हैं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं, जो 36 और 36 वाले स्पीशी हैं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, और 54 वाला एकदम अलग चला गया। तो जो अभी आपने ऑर्डर सीखा था, आपने क्या सीखा था बेटा ऑर्डर रेडियस का, आपने सीखा था कि जो 54 इलेक्ट्रॉन वाला है वो सबसे बड़ा होगा ना भाई, इनके अंदर उससे छोटे होंगे 36 इलेक्ट्रॉन वाले और उनसे छोटे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन वाले। ये एक जनरल ऑर्डर के बेस पर कहानी कही जा सकती है, ये तो होगा ऑर्डर रेडियस का। अब जो 10-10 वाले हैं उसके अंदर और जो 36 वाले हैं उसके अंदर, ये हम चेक करते हैं। तो 36 वाले देखे बेटा हमने 36 इलेक्ट्रॉन वाले देखे। 36 के अंदर कौन कौन मिला बेटा आपको, एक तो मिला आपको Fe-2 और एक मिला बेटा आपको Br-, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बेटा। अब आप बताओ हमने क्या सीखा, हमने सीखा था कि जिसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा, बताओ किसका नेगेटिव ज्यादा, तो रेडियस नेगेटिव ज्यादा किसका, सेलेनाइड का। तो यहां ऑर्डर मिल गया हमें, मिल गया बेटा ऑर्डर हमें। नेक्स्ट हम देख करते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वालों को। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन में कौन कौन मिल गया हमको, एक मिला हमें O-2 वाला और एक मिला हमें F- वाला। F- वाला हमें मिला, ये F- बन गया, ये O-2 और F-। चलो अब आप बताओ इसके अंदर कि क्या होगा ऑर्डर रेडियस का। तो फिर से वही वाली बात, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो पता पड़ ही चुका है, जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा नेगेटिव किसका, O-2 का। तो यहां हमें ऑर्डर मिल गया। तो मेरे हिसाब से आपके सामने ऑर्डर आ चुका है बेटा। सबसे बड़ा 54 वाला कौन है, I-। तो फाइनल ऑर्डर के अंदर अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस के अंदर सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, I-। उससे छोटे कौन 36 वाले, उससे छोटे कौन 36 वाले, 36 का ऑर्डर ये लिखा हुआ। इससे छोटा कौन मिलेगा बेटा Se-2, उससे छोटा कौन मिलेगा बेटा Br-। ये 36 वाले कंप्लीट हो गए और फाइनली आ जाएंगे बेटा 10 वाले। 10 वालों का ऑर्डर भी आप देख चुके हैं, 10 वालों का ऑर्डर ये लिखा हुआ सामने। तो 10 वालों के ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा आ जाएगा O-2 और उससे छोटा क्या आ जाएगा बेटा F-। तो ये हमारे पास में कंप्लीट ऑर्डर आ चुका है। तो ये ऑर्डर जो है वही आंसर होगा। तो पहले वाले में देखिए आप Se-2 I- ये हो नहीं सकता, I- Se-2 O-2 Br- ये हो नहीं सकता, Se-2 I- Br- F- O-2 ये हो नहीं सकता, I- Se-2 Br- O-2 F-। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जिस तरह से अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे बेटा, इन कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से अप्लाई करके अलग अलग वैल्यू ऑफ रेडियस पे अगर हमें दे रखा है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया तो मान के चलो कि आपको जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है रेडियस का वो आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, K प्लस आर्गन कैल्शियम प्लस 2 एंड S माइनस 2 कंटेन, इन सब के अंदर क्या क्या सेम है और हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, यहां पर कुछ पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो पहले हम डिफरेंट इनके बारे में बात कर लेते हैं। K प्लस दे रखा है बेटा, आर्गन दे रखा है, कैल्शियम प्लस 2 दे रखा है और S माइनस 2 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर गिनो बेटा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर गिना आपने। K प्लस में आएगा 18, आर्गन का तो एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम प्लस 2 में 18, S माइनस 2 में 18। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। ये सब है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी का रेडियस सेम होता है? नहीं, रेडियस सेम नहीं होता। जिसका नेगेटिव ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका रेडियस कम। अप्लाई करा हमने कॉन्सेप्ट। क्या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक वॉल्यूम होगा? तो बेटा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर तो कॉन्फ़िगरेशन बराबर। पर क्या इसका वॉल्यूम भी सेम होगा? क्या इसका वॉल्यूम सेम कहा जा सकता है? तो वॉल्यूम सेम नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अगर हम जनरली अगर एटम को स्फेरिकल मान के चलें, मान लो कि आपने किसी एटम को स्फेरिकल मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो स्फेरिकल के हिसाब से वॉल्यूम क्या निकलेगा बेटा? वॉल्यूम निकलेगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज व्हाट? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा। सबका रेडियस बराबर नहीं है तो सबका वॉल्यूम भी बराबर नहीं है। तो भले ही इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा पर वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो हो गया गलत। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट सेम आईपी। सेम आईपी भी नहीं हो सकता बेटा इसका। आईपी को हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन तो यहीं से गलत हो गया। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट डिफरेंट एटॉमिक वॉल्यूम, यस दिस आंसर शुड बी करेक्ट। ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, बट वॉल्यूम अलग अलग होगा। और वॉल्यूम अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग होगा। तो जिसका नेगेटिव ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा। जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका रेडियस कम, तो उसका वॉल्यूम भी कम। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बेटा आपने, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ऑर्डर ऑफ करेक्ट, हमको आयनिक रेडियस का हमें करेक्ट ऑर्डर देखना है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं सबको बेटा। Fe प्लस 3, ये तो देखते से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe प्लस 3 डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो गया। डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट में जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस तो घटना चाहिए। तो रेडियस तो घटना चाहिए। लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटना चाहिए। तो पहला वाला तो हो गया गलत। पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरा चेक करा हमने, P-3 S-2 Cl-। चलो उसको चेक करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक करते हैं हम। यहां पर तो हमने यहां पर लिखा है स्पीसी P-3 S-2 और Cl-। चलो फटाफट इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 प्लस 3 18, सल्फर 16 प्लस 2 18, क्लोरीन 17 प्लस 1 18। क्या इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आ गया? यस, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आ गया। तो क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? यस, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या सीखा है? जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा, जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस ज्यादा। तो यहां पर रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा बेटा? रेडियस का ऑर्डर आएगा P-3 सबसे बड़ा, उससे छोटा S-2, उससे छोटा Cl-। तो क्या यह करेक्ट ऑर्डर है? जी हाँ, ये करेक्ट ऑर्डर है, तो ये आंसर होना चाहिए। पर चलिए हम और ऑप्शन भी चेक करते हैं। Na प्लस Mg प्लस 2 K प्लस, Na प्लस Mg प्लस 2 K प्लस। इलेक्ट्रॉन का नंबर गिनो बेटा। Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। Mg प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? Mg प्लस 2 में 10 इलेक्ट्रॉन। K प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? K प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सबसे बड़ा कौन? तो बताओ सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? K प्लस सबसे बड़ा होना चाहिए, पर यहां तो सबसे छोटा दे रखा है। तो क्या यह आंसर होगा? तो यह आंसर नहीं होगा। अगला चेक करें, O-2 F-Br-। चेक करो बेटा, O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। F- में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। Br- में कितने इलेक्ट्रॉन? 36 इलेक्ट्रॉन। बताओ सबसे बड़ा कौन? बताओ सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा तो Br-। यहां तक तो सही है, पर क्या ये बात सही है? पर क्या ये बात सही है? यहां चेक करके देख लेते हैं रेडियस। रेडियस को हमने चेक करा O-2 और F- में। बताओ बेटा बड़ा कौन? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? हाँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। किसका नेगेटिव ज्यादा? O-2 का नेगेटिव ज्यादा। तो ऑर्डर में तो O-2 बड़ा होना चाहिए था, पर ये ऑर्डर तो उल्टा दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इस तरह से बेटा हम क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आना चाहिए बेटा, सेकंड ऑप्शन आंसर हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, इफ द आयनिक रेडियाई ऑफ K प्लस एंड F माइनस आर नियरली द सेम, अगर आयनिक रेडियाई K प्लस और F माइनस का लगभग बराबर होगा, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो एटॉमिक रेडियस K और F का क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एनालिटिकल सवाल है। इन सवाल से आप दो तीन बातें नई नई सीखेंगे। देखे पहली बात तो क्या, पहली तो ये आप एक काम करो, इनको ऑर्डर के हिसाब से जमाओ, इनको ऑर्डर के हिसाब से जमाओ। इसने क्या बोला, इसने जो बोला उसको हम देखते हैं। इसने क्वेश्चन ने ये बोला कि रेडियस में जो अपने पास K प्लस है और जो F माइनस है, दोनों का रेडियस एकदम बराबर बताया गया है। और ये वैल्यू कितनी बताई गई है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। चलिए खैर वैल्यू से तो हमें कोई खास मतलब होता नहीं है, हम तो एनालिटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक बात बताओ, इसमें आपसे क्या पूछा गया बेटा, K और K प्लस और F और F माइनस का कॉम्बिनेशन देखो। तो आप मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि K और K प्लस, और अगर मैं यहां पर लिखता हूं रेडियस ऑफ F और F माइनस, तो पहले तो आप ये बताओ कि ये क्या है, ये है डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। ये क्या है, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट में नेगेटिव ज्यादा, रेडियस ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा, रेडियस कम, नेगेटिव ज्यादा, रेडियस ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा, रेडियस कम। चलो बताओ फटाफट से, K और K प्लस में किसका रेडियस बढ़ा, K और K प्लस में किसका रेडियस बढ़ा। तो K प्लस तो कैटायन है, K प्लस तो कैटायन है, K एटम है, बताओ कौन बड़ा, K बड़ा। एटम हमेशा बड़ा होता है कैटायन से, एटम हमेशा बड़ा होता है कैटायन से। F और F माइनस में कौन बड़ा, F तो एटम है, F माइनस क्या है, एनायन। F तो एटम है, F माइनस क्या है, एनायन। बताओ एटम और एनायन में कौन बड़ा होता है, एटम और एनायन के अंदर एनायन बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो क्या हमें यहां पर ऑर्डर मिल गया बेटा रेडियस का, क्या हमें यहां पर ऑर्डर मिल गया बेटा रेडियस का, मिल गया। तो क्या ये बात यहां पर ये बात कही जा सकती है कि K प्लस से K बड़ा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को उठा करके यहां रखूं और अगर मैं इस पॉइंट को उठा करके यहां रखूं, तो देखो बेटा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। इसको उठाकर यहां रख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। तो रेडियस का ऑर्डर हमें क्या मिल गया, सबसे बड़ा मिल गया K, उससे छोटा मिल गया K प्लस, इसको उठाकर मैंने यहां रख दिया, इक्वल टू F माइनस, F माइनस, F माइनस किससे बड़ा है, F से। तो F माइनस ग्रेटर देन F। क्या ये ऑर्डर आ गया, क्या ये ऑर्डर आ गया, हाँ ये ऑर्डर आ गया। अब आपको बस वैल्यू को चेक करना है। कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आपने वैल्यू तो कैलकुलेट करना सिखाया नहीं। तो बेटा ऐसे सवालों में वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी होती, हमें वैल्यू अधिकतर सवालों में कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि K प्लस और F माइनस का वैल्यू कितना है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो क्या K का वैल्यू उससे बड़ा होना चाहिए, क्या F का वैल्यू उससे छोटा होना चाहिए। तो हमें ऐसा ऑप्शन पिक करना है क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला है, तो K का वैल्यू बड़ा और F का वैल्यू छोटा, K का वैल्यू बड़ा और F का वैल्यू छोटा। तो देखो बेटा पहले में 1.34 1.34 ये हो नहीं सकता, दोनों बराबर तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा है 0.72 और 1.96, ये तो हो नहीं सकता, इसके साथ तो K छोटा हो गया, F बड़ा हो गया, ये ऑप्शन भी आंसर हो नहीं सकता। अगला दिया हुआ है हमें 1.96 और 0.72 और 1.96 और 1.34, इन दोनों में से एक आंसर होगा, पर ये आंसर हो नहीं सकता। ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हिसाब से तो F माइनस और F का रेडियस बराबर हो जाएगा, इसके हिसाब से तो F माइनस और F का रेडियस बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, थर्ड ऑप्शन, K का रेडियस सबसे बड़ा होगा, फिर F का रेडियस इन सब में सबसे छोटा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट, इन अ पीरियड, किसी पीरियड की अगर बात करी जाए तो किसी पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमें मालूम है कि किसी पीरियड के अंदर लगातार Z इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब रेडियस का वैल्यू लगातार घटेगा, रेडियस का वैल्यू लगातार घटेगा। इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करी जाए तो ग्रुप के अंदर तो बेटा हमने सीखा है ग्रुप के अंदर Z इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ग्रुप के अंदर Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, तो जो चीज कांस्टेंट हो गई हम उसको एज अ मेजरेबल क्वांटिटी, एज अ पैरामीटर ले नहीं सकते, एज अ पैरामीटर ले नहीं सकते। तो क्या वेरी करता है, तो किसी ग्रुप के अंदर शेल नंबर वेरी करता है। आपको मालूम है बेटा ग्रुप नंबर 1 के अंदर पहले फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल, लगातार सेल नंबर बढ़ेगा। अगर सेल नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड सेल मान लो इतना है तो
थर्ड सेल इतना होगा, फोर्थ सेल और बड़ा होगा, फिफ्थ सेल और बड़ा होगा, सिक्स सेल और भी बड़ा होगा। तो लगातार सेल बढ़ते चले जाएंगे। अगर सेल बढ़ते चले जाएंगे इसका मतलब रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है बेटा, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। अगर नंबर ऑफ सेल जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियस का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो पीरियड में रेडियस घटता है, ग्रुप में रेडियस बढ़ता है। पीरियड में रेडियस घटता है, ग्रुप में रेडियस बढ़ता है। पीरियड में रेडियस घटता है, ग्रुप में रेडियस बढ़ता है। इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट फॉर आयंस, आयंस के लिए देख चुके हैं बेटा थोड़ी देर पहले। फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो या फिर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो, दोनों के अंदर ही हमें बात जानते हैं कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस कम, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस कम, जिसका पॉजिटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा रेडियस कम, नेगेटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव कम रेडियस ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव कम रेडियस ज्यादा। तो इस तरह से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसके क्वेश्चंस भी देखे थे बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से ऑर्डर क्या क्या होंगे। व्हाट इज द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। क्या पीरियोडिक वेरिएशन होगा एटॉमिक रेडियस का किसी पीरियड में। तो पहले बात करते हैं बेटा हम अक्रॉस अ पीरियड, किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो क्या वेरिएशन होगा। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो क्या वेरिएशन होगा। इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इंक्रीज। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस का वैल्यू कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज को छोटा करेगा, साइज सिकुड़ता चला जाएगा, लगातार साइज छोटा होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया बेटा हमने सेकेंड पीरियड, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियॉन में अजीब सा ऑर्डर आ गया। पहले आप ऐसा क्यों देखें आप देखो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट की पीरियड है, लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट हैं, लेफ्ट टू राइट में आप गए, लगातार आपने बोला कि सर जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस का वैल्यू तो घटेगा। तो सर ऐसा कैसा ऑर्डर नियॉन के लिए भी आना चाहिए। आपने नियॉन को अलग से क्यों इस तरह से बता दिया कि नियॉन में आपने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इसलिए लगाया बेटा बिकॉज नियॉन इज अ नोबल गैस। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है। और नोबल गैस में हम कौन सा रेडियस डिफाइन करते हैं, नोबल गैस में हम कौन सा रेडियस डिफाइन करते हैं। नोबल गैस के अंदर हम वॉन्डर वॉल रेडियस डिफाइन करते हैं बेटा। याद करो बेटा, आप यहां पर कौन सा रेडियस डिफाइंड है, यहां पर वॉन्डर वॉल रेडियस डिफाइंड है। और क्या वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, क्या वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है। याद करो बेटा आप, हमने देखा था कि सबसे बड़ा रेडियस वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। सो सिंस नियॉन में हम वॉन्डर वॉल रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं और वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा रेडियस है, इसी वजह से यहां पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। इनफैक्ट अगर बात करी जाए कि किसी भी पीरियड के अंदर सबसे बड़ा रेडियस कौन सा एलिमेंट का होगा, इनफैक्ट अगर बात करी जाए कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, तो जो नोबल गैस है ना बेटा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। और क्यों होगा ये आप समझ सकते हो, बिकॉज नोबल गैस के अंदर वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। नोबल गैस के अंदर वॉन्डर वॉल रेडियस होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट बेटा सिमिलरली थर्ड पीरियड का ऑर्डर आया, बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल ऑर्डर चलेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मेरे हिसाब से अगर आपको दिखने में तकलीफ हो रही है, देखिए बेटा आप थर्ड पीरियड के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऑर्डर लिखा हुआ है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर वापस से आर्गन बढ़ गया। तो फिर से अगर आपसे पूछा जाएगा बजरा बताओ बेटा आर्गन सबसे बड़ा क्यों हो गया, तो बिल्कुल ड्यू टू द सेम रीजन, बिकॉज आर्गन इज ऑल्सो नोबल गैस। और नोबल गैस के अंदर कौन सा रेडियस है, वॉन्डर वॉल रेडियस। क्या वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा, हाँ वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा। जो रेडियस सबसे बड़ा इसका मतलब आर्गन सबसे बड़ा बता दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। अब आप एक बात नोट करें बेटा, जैसा कि हमने आप बताया आपको इनर्ट गैस या नोबल गैस एटम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन अ रेस्पेक्टिव पीरियड। किसी पीरियड में लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा बेटा, नोबल गैस का होगा। सबसे बड़ा किसका रेडियस हो गया, मैक्सिमम किसका हो गया नोबल गैस का। सबसे छोटा किसका हुआ, अल्कली मेटल का नहीं, सबसे छोटा कौन होगा। आप ध्यान दो बेटा, रेडियस घट रहा है, यहां तक घटा फिर बढ़ गया, तो सबसे छोटा तो इसका हुआ ना। सबसे छोटा किसका हुआ, फ्लोरीन का हुआ। सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहां तक रेडियस घट रहा है और फिर रेडियस बढ़ रहा है।
इसका मतलब सबसे बड़ा तो आर्गन हो गया, पर सबसे छोटा कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे फ्लोरीन सबसे छोटा मिल गया, आपने देखा बेटा यहाँ पे क्लोरीन सबसे छोटा मिल गया। क्या फ्लोरीन क्लोरीन की तरह सिमिलरली नीचे भी ऑर्डर आ जाएगा, ब्रोमीन का, आयोडीन का। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं इनका रेडियस अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम रेडियस इन अ पीरियड, किसी पीरियड में मैक्सिमम रेडियस किसका होगा? नोबल गैस का। सेकंड पॉइंट, मिनिमम रेडियस इन अ पीरियड, किसी पीरियड मिनिमम रेडियस किसका होगा? हैलोजन का होगा। किसका होगा? हैलोजन का होगा। आपको मालूम है बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा रेडियस किसी पीरियड में किसका? इनर्ट गैस का या नोबल गैस का। उसके बाद किसका? हैलोजन का। मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि अगर हम नोबल गैस को शामिल नहीं करते हैं, इफ वी डू नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस, then which element should have highest radius in a period? तो अगर आप नोबल गैस को शामिल नहीं करें, अगर आप नोबल गैस को शामिल नहीं करें तो क्या आपको सबसे पहला एलिमेंट जो दिखेगा उसी का रेडियस लार्ज होगा? क्या आपको सबसे पहला एलिमेंट जो दिखेगा उसी का रेडियस लार्ज होगा? क्या ये पहला एलिमेंट कहा जा सकता है अल्कली मेटल? जी हां, ये कहा जा सकता है अल्कली मेटल। तो अगर नोबल गैस को शामिल नहीं करा जाए तो किसी पीरियड में मैक्सिमम रेडियस होगा अल्कली मेटल का, मिनिमम रेडियस होगा हैलोजन का। और अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मली कहा जा रहा है कि जरा बताओ किसी पीरियड में मैक्सिमम रेडियस किसका होता है, तो जवाब देंगे आप नोबल गैस या इनर्ट गैस। और मिनिमम रेडियस किसका होता है? हैलोजन का होता है। इस तरह से मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होगा। तो ग्रुप के अंदर तो बहुत कॉमन की बात है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ग्रुप के अंदर तो जेड इफेक्टिव को हम एज डिटरमाइनिंग क्वांटिटी एज अ पैरामीटर ले नहीं सकते, बिकॉज ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट माना जाता है, ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट माना जाता है। और जो चीज कांस्टेंट होगी उसको हम एज अ पैरामीटर एज अ डिफाइनिंग क्वांटिटी यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे नंबर ऑफ शेल। क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ शेल। क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ शेल। टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम गए, लगातार नंबर ऑफ शेल बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, रेडियस भी बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, रेडियस भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा। पहला शेल इतना, दूसरा शेल इतना, तीसरा शेल इतना, चौथा शेल इतना, पांचवा इतना, छठा इतना और सातवां एकदम सबसे बड़ा। इस तरह से ये बात कही जा सकती है बेटा। तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। जैसे एस ब्लॉक की अगर बात करें, एस ब्लॉक में बेटा ग्रुप नंबर 1 में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लगातार रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बेटा? लगातार रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? बिकॉज वी नो दैट लिथियम है, उसके अंदर 2 शेल है, वो सेकंड पीरियड का मेंबर है। सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6। लगातार रेडियस बढ़ेगा। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। लगातार रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बेटा? लगातार रेडियस बढ़ेगा, लगातार रेडियस बढ़ेगा। पी ब्लॉक, चलिए पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 16, याद करो बेटा इसको हमने क्या बोला था? ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस, याद करो बेटा, कोई भी नाम कहा जा सकता है आपके सामने। और फॉर्मिंग ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? रेडियस फिर से बढ़ रहा है। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ग्रुप नंबर 17 क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 17 क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 17 है हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या है? जिससे कि सॉल्ट बनते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, एक ही सवाल को पूछने के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लैंग्वेज बन सकते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग अलग बन सकते हैं। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, हैलोजन बोले, ग्रुप 17 बोले, ग्रुप 7A बोले या फिर सॉल्ट फॉर्मिंग बोले, सभी का मतलब यही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। टॉप टू बॉटम गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, रेडियस भी बढ़ेगा। तो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा ग्रुप नंबर 18 में आप देख सकते हैं नोबल गैस का ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यूयूओ, अनन, ऑक्टेन भी आ सकता है। लगातार टॉप टू बॉटम गए, रेडियस बढ़ेगा। तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर बात कही जाए तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से रेडियस का वैल्यू भी बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें, मतलब जो डी ब्लॉक की जो सीरीज होती है उसमें हम किस तरह से रेडियस के वेरिएशन को देखेंगे, इसको हम नोट करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहला वर्ड तो बेटा आपके सामने आया यहां पर, ये 3D सीरीज। अभी 3D सीरीज का मतलब क्या है? 3D सीरीज का मतलब ये है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा 3D में। 4D सीरीज का मतलब क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा 4D में।
5d का मतलब क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा 5d में। 6d का मतलब क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा 6d सीरीज में। अब 3d सीरीज का मतलब क्या होता है, तो बेटा याद करो, हमने आपको एक बात बताया था कि d हमेशा एक कम चलता है, d हमेशा एक कम चलता है। तो अगर हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा तभी तो उसका 3d बनेगा। अगर हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, अगर पीरियड नंबर 4 होगा, तभी तो उसमें n-1 3d फिल होगा। तो इसका मतलब इसकी बेसिकली हम बात करेंगे फोर्थ पीरियड से। तो फोर्थ पीरियड वालों के अंदर जो डी ब्लॉक के हैं उनको कहा जाएगा 3d सीरीज। फोर्थ पीरियड वालों में जो डी ब्लॉक के हैं उनको कहा जाएगा 3d सीरीज। फिफ्थ पीरियड वालों में जो डी ब्लॉक के हैं उनको कहा जाएगा 4d सीरीज। क्यों? क्योंकि डी एक कम चलता है। सिक्स पीरियड में जो डी ब्लॉक के हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा 5d सीरीज। और जो सेवेंथ पीरियड में एलिमेंट आएंगे उनमें जो डी ब्लॉक के होंगे उनको क्या कहा जाएगा, 6d सीरीज के एलिमेंट। तो जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं, जैसा ऑर्डर आपको मिलेगा लगभग वैसा ही ऑर्डर आपको उसके नीचे सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स का मिलता है। मेनली जो हमें ध्यान देना है बेटा यहां पर वो 3d सीरीज यानी कि फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट पर ध्यान देना है। तो बात समझ में आ गई बेटा आपको, फोर्थ पीरियड का मतलब 3d सीरीज। क्यों? क्योंकि d हमेशा n-1 एक कम चलता है एज कंपेयर टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड नंबर से। अब बेटा यहां पर आप देखें एलिमेंट लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए। ये 3d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। 3d सीरीज के एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखें, क्योंकि बेटा इसमें देखें आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आएगा जिसके थ्रू यूज करके हम एनालाइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लेट अस सपोज हम एग्जांपल की बात करें, स्कैंडियम, एक एलिमेंट लिया बेटा हमने स्कैंडियम, ध्यान दीजिएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 21। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने इसको कंसाइज फॉर्म में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा इसका, आर्गन 4s2 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका। स्कैंडियम के बाद हमने लेट अस सपोज अगला एलिमेंट पिक कर लिया, अगला एलिमेंट लिखा हमने टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, ये लिखा आर्गन, ये हो गया 18, इसके बाद 4s2 ये हो गया 20 और ये लिखा हमने 3d2। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहां क्यों बता रहा हूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को बताने के पीछे रीजन ये है कि आप ध्यान दीजिए बेटा, एक्चुअल में 4s2 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 सबके अंदर सेम आता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जा कहां रहा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जा रहा है 3d में, पहले गया 3d1, फिर जाएगा 3d2, फिर जाएगा 3d3। हमने ये बात सीखा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाता है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में यानी कि d में आ रहा है, इसी वजह से ये सभी एलिमेंट किसके हैं बेटा, डी ब्लॉक के हैं। अब आते हैं मेन बात पर। आपने देखा बेटा यहां पे 3d1 में इलेक्ट्रॉन में गया, 3d1 में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d में अगला इलेक्ट्रॉन गया, 3d2 गया। इस एलिमेंट में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, n का वैल्यू हाईएस्ट क्या है बेटा 4, n का वैल्यू हाईएस्ट क्या है बेटा 4। तो क्या 3 को मैं n-1 बोल दूं, क्या 3 को मैं n-1 बोल दूं, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या n-1 में गया, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या n-1 में गया। दोबारा सुनिएगा, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा 4, हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा 4। तो क्या अगर मैं 4 को n से रिप्रेजेंट करूं तो क्या 3d n-1 हो जाएगा, क्या मैं अगर 4 को n बोल रहा हूं तो क्या 3 ऑटोमेटिक n-1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3d में गया। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में गया, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में गया, हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में गया। ये बात याद रहेगी बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n-1 में जा रहा है। इसको हमने ऐसे नोट कर लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन n-1 शेल। अब आते हैं हम Z इफेक्टिव की बात करते हैं। Z इफेक्टिव की अगर बात करें बेटा तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला आप सभी को पता है, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Z माइनस सिग्मा। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो Z एटॉमिक नंबर किससे बढ़ेगा, Z एटॉमिक नंबर किससे बढ़ेगा, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, 1 से बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम Z की बात करें तो Z में इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, Z में इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। Z में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, Z में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। अब सिग्मा में किससे इंक्रीमेंट होगा, अब सिग्मा में किससे इंक्रीमेंट होगा, तो बेटा सिग्मा का इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा आपको, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 में। क्या n-1 के लिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर
क्या n-1 के लिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर सिग्मा का वैल्यू 0.85 होता है? जी हां, सिग्मा के लिए वैल्यू क्या होता है? 0.85 होता है। इसका मतलब सिग्मा जो बढ़ेगा वो किस वैल्यू से बढ़ेगा बेटा? 0.85 से बढ़ेगा। ये भी बढ़ेगा, z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है। सिग्मा किससे बढ़ेगा बेटा? यहां पे 0.85 से। तो अल्टीमेटली z इफेक्टिव किस मैग्नीट्यूड से बढ़ेगा? अल्टीमेटली z इफेक्टिव बढ़ेगा 1 माइनस 0.85 से, मतलब कि 0.15 से ये बढ़ेगा। ये किससे बढ़ेगा बेटा? 0.15 से बढ़ेगा। इस पूरी कहानी को बताने के पीछे हमारा गोल ये था कि आप एक बात देखें बेटा कि z इफेक्टिव S और P ब्लॉक के एलिमेंट में आपने सीखा था बढ़ता था 0.65 से, बढ़ता था 0.65 से, पर D ब्लॉक एलिमेंट के लिए Z इफेक्टिव किससे बढ़ेगा? 0.15 से बढ़ेगा। 0.15 और 0.65 में बहुत अंतर है। मतलब कि अब जो Z इफेक्टिव के बढ़ने की रफ्तार है वो 4 गुना कम है। बहुत स्लो तरीके से बढ़ेगा Z इफेक्टिव, बहुत स्लो तरीके से बढ़ेगा Z इफेक्टिव। इसका मतलब यहां पर यह है कि फॉर द केस ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, देखिए बेटा इन सबको बताने के पीछे गोल ये था ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि फॉर द केस ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट द इंक्रीमेंट इन Z इफेक्टिव इज नॉट सो मच। Z इफेक्टिव में इंक्रीमेंट कुछ ज्यादा रफ्तार से नहीं हो रहा है। Z इफेक्टिव में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं हो रहा है। Z इफेक्टिव बहुत धीमा 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 बढ़ता है, बहुत स्लो 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 बढ़ता है Z इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव में बहुत कम इंक्रीमेंट होता है। इसी वजह से रेडियस के अंदर भी ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। रेडियस के अंदर भी आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सब एलिमेंट की अगर बात करी जाए, अगर हम इसके अंदर बॉक्स तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने की कोशिश करें, अगर हम बॉक्स मेथड से, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जा रहा है तो हम डी की बात करेंगे। स्कैंडियम में क्या गया बेटा? 3d1, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो कर रहे हैं हम, तो एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। टाइटेनियम होगा D2, फिर वेनेडियम होगा D3। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बेटा, तो आप ये बात देखें कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से फिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से फिल हो रहा है, लगातार Z इफेक्टिव आपने देखा बेटा 0.15 से बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव में इंक्रीमेंट ज्यादा है स्क्रीनिंग से, इसका मतलब डेफिनेटली Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। इसलिए देखिए बेटा, आप Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट और Z इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट से बड़ा है। इसका मतलब रेडियस की अगर हम बात करें तो यहां पर रेडियस क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, यहां तक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेकोनी की। तो यहां पर क्या होगा बेटा? तो आयरन, कोबाल्ट, निकल की अगर बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो क्या आएगा बेटा? लास्ट में 3d6। हमने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 4 5 और ये गया 6। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसमें एक एडिशनल रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसमें एक एडिशनल रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन को आप पेयर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा तो उसकी वजह से रिपल्शन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और जब वो रिपल्शन एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो देखिए बेटा, आप Z इफेक्टिव और सिग्मा में कोई खास अंतर है नहीं। तो Z इफेक्टिव के बढ़ने की रफ्तार ऑलरेडी काफी कम थी, Z में और सिग्मा में कोई खास अंतर रहा नहीं, तो Z इफेक्टिव बढ़ने की रफ्तार तो ऑलरेडी काफी कम थी। अब सिग्मा के अंदर एडिशनल रिपल्शन और आ गया ड्यू टू व्हाट? पेयरिंग। तो पेयरिंग हो जाने की वजह से D6, D7 और D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेयरिंग हो जाने की वजह से जिस इंक्रीमेंट में Z इफेक्टिव हो रहा है उतना ही इंक्रीमेंट लगभग स्क्रीनिंग इफेक्ट का होता है, तो दोनों आपस में काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए यहां पर रेडियस यहां तक तो डिक्रीज करेगा, इसके बाद रेडियस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब आप आगे की ओर मूव करेंगे बेटा, कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर और जिंक में आपको मालूम है कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाता है। जब कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो अब क्या होगा? अब इतना ज्यादा रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा पेयरिंग हो गया है, इतना ज्यादा रिपल्शन शुरू हो गया है कि अब Z इफेक्टिव से स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करना शुरू कर देगा। मतलब अब रिपल्शन का वैल्यू डोमिनेट करना शुरू करेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो निकिल के बाद यहां पर ये बात बोली जा सकती है
कि निकल से फिर क्या होगा बेटा, फिर कॉपर और जिंक के अंदर साइज बड़ा हो जाएगा, तो निकल से बड़ा कॉपर और कॉपर से बड़ा क्या हो जाएगा बेटा, जिंक हो जाएगा। तो यहां पर ये रेडियस का कुछ इस तरीके से ऑर्डर बताया जा सकता है। तो एक बात आप नोट करें बेटा, आप इसको देख सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक, सिंस जैसा कि अभी हमने नोट करा कि जेड इफेक्टिव में कोई खास इंक्रीमेंट है नहीं, तो जेड और सिग्मा जो है वो कुछ इस तरीके से है बेटा, जेड और सिग्मा जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, यहां है जेड, यहां है सिग्मा। शुरुआत में कहां तक, MnFe तक, पर जैसे ही FeCO आया, FeCO और Ni आया, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होगा तो अब क्या होगा, पेयरिंग होने की वजह से सिग्मा और बढ़ेगा, सिग्मा और जेड इफेक्टिव का जो इंक्रीमेंट है वो लगभग बराबर हो जाएगा, और लगभग बराबर होने की वजह से अब रेडियस भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। जैसे ही आप कॉपर और जिंक में जाएंगे, कॉपर और जिंक में जाते से क्या होगा, रिपल्सन अब डोमिनेट करना शुरू करेगा। अब रिपल्सन का जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है, और रिपल्सन जब डोमिनेट करना शुरू करेगा तो साइज भी बढ़ना शुरू करेगा। इसी वजह से यहां पर ये ऑर्डर बताया जाता है। तो यहां पर ये ऑर्डर आता है बेटा, आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर क्या है बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम, उसके बाद निकल से कॉपर बढ़ा और कॉपर से जिंक बढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जैसा ऑर्डर अभी हमने बताया है बेटा यहाँ 3D सीरीज के लिए, कुछ वैसा ही ऑर्डर 4D सीरीज के लिए, और कुछ वैसा ही ऑर्डर 5D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए भी बताया जा सकता है। ये ऑर्डर किसका है बेटा, ये ऑर्डर है कोवेलेंट रेडियस का। ये ऑर्डर किसका है बेटा, कोवेलेंट रेडियस का। अब हम मेटालिक रेडियस की अगर बात करें बेटा, तो मेटालिक बॉन्ड के बारे में हम वैसे आगे चलकर डिस्कस करेंगे, पर आप एक बात नोट करें, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस के अंदर मैंगनीज और क्रोमियम में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। मैंगनीज और क्रोमियम में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। एक्चुअली यहां पर मैंगनीज जो है इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होना शुरू हो जाता है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट को वैसे हम आगे चलकर सीखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको याद करके चलें कि ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग वीक होने की वजह से मैंगनीज का जो रेडियस है वो क्रोमियम से ज्यादा हो जाता है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो रेडियस कम होता है, मेटालिक बॉन्डिंग अगर वीक होती है तो रेडियस लार्ज होता है। इसलिए अगर मेटालिक रेडियस की बात करी जाए तो मैंगनीज का रेडियस क्रोमियम से बड़ा होता है, और अगर कोवेलेंट रेडियस की अगर बात करी जाए तो क्रोमियम का रेडियस मैंगनीज से बड़ा होता है। अब ये तो बात हुई बेटा कॉन्सेप्ट की, याद कैसे रखेंगे आप, तो बहुत छोटा सा तरीका है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा किस तरीके से। देखें बेटा, अगर हम Rc को डिनोट कर रहे हैं कोवेलेंट से, और अगर हम Rm को डिनोट कर रहे हैं मेटालिक से, इसी नाम से हमने पहले डिनोट करा था, तो कोवेलेंट रेडियस के अंदर क्रोमियम का रेडियस बड़ा है किससे, मैंगनीज से, और मेटालिक रेडियस के अंदर मैंगनीज का रेडियस बड़ा है किससे, क्रोमियम से। तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं बेटा कि C का C बड़ा होता है और M का M बड़ा होता है। क्या याद रख सकते हैं आप कि C का C बड़ा होता है और M का M बड़ा होता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि C का C बड़ा होता है, M का M बड़ा होता है, मतलब क्रोमियम मैंगनीज में कोवेलेंट तो क्रोमियम का ज्यादा बड़ा होगा, पर क्रोमियम मैंगनीज में मेटालिक मैंगनीज का ज्यादा होगा। इस तरीके से ये ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, इसको आप कई बार देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत हॉट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, इसको मेमोराइज करिए, ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के एलिमेंट को वो पूछता ही रहता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, एफ ब्लॉक आयंस की बात करें अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज, तो लेंथेनॉइड सीरीज के आपको मालूम है लेंथेनम से शुरुआत होती है बेटा। लेंथेनम एक्चुअली इज नॉट अ लेंथेनॉइड, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि लेंथेनम इज नॉट अ लेंथेनॉइड। लेंथेनम के बाद वाले सभी एलिमेंट लेंथेनॉइड्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, लेंथेनम +3, सीरियम +3, प्रोसेडियम +3, नियोडिमियम +3, इस तरह से सभी एलिमेंट में आप देखें क्या होगा, तो लगातार एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब रेडियस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब रेडियस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो लगातार आप देख सकते हैं बेटा रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस तरह से लेंथेनॉइड सीरीज के आयंस के बारे में +3 आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो +3 आयंस का रेडियस लगातार कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा एफ ब्लॉक के सीरीज के अंदर, लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। नेक्स्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम बेटा डबल स्टार मार्क करके शो कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बेस पर नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुने क्या है कॉन्सेप्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट के बाद जो आएंगे उनके साइज कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सिकुड़ना।
थोड़ा रेडियस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? आफ्टर लैंथेनम व्हिच इज 57 फ्रॉम 58 टू 71 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल which apply very poor or negligible shielding due to which Z effective increase and size remains almost same. This is known as lengthenoid contraction. अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए बेटा आप इसको एग्जांपल से, जैसे कि हमने बात करा बेटा यहाँ पर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट में, 3D से 4D, 4D से 5D, 3D से 4D, 4D से 5D। अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से रेडियस भी लगातार बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से रेडियस भी लगातार बढ़ता है। इसका मतलब अगर हम रेडियस की बात करें या साइज की बात करें तो 3D से 4D में तो साइज बढ़ जाता है, पर ऐसा देखा गया कि 4D और 5D का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है। पर ऐसा देखा गया कि 4D और 5D का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है। अब सेल नंबर तो यहां भी बढ़ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? तो यहां जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे, सुने ध्यान से, देखें। जब हम 4D से 5D में जाएं तो हमें मालूम है कि 4D से 5D जब हम फिल करेंगे बेटा, तो 5D के पहले जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 58 से 71 के बाद, तो 58 से 71 के बाद के जो एलिमेंट्स आते हैं, 58 से 71 के बाद के जो एलिमेंट आते हैं उसके अंदर F के इलेक्ट्रॉन्स के एंट्री होना शुरू हो जाएगा। F के इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री होना शुरू हो जाएगा। जब F के इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री होना शुरू हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखें बेटा, जैसे कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 57। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 57। हैफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 72। तो 57 से 71 तक के बीच में 4f इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, ऐसे करते 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 4f में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब आप एक बात याद करो बेटा, 4f की अगर बात करें, f सबशेल की बात करें, तो क्या आपने बात सीखा हुआ है कि f सबशेल हैज वेरी वेरी पुअर और वी कैन से दैट नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट। ना के बराबर शील्डिंग इफेक्ट लगता है। f सबशेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो वेरी पुअर और नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करता है। So due to a very very poor shielding effect, what happens? Shielding का मतलब क्या है? रिपल्शन। शील्डिंग का मतलब क्या है? रिपल्शन। एटम में दो ही तरीके के फोर्स हैं, एक तो है अट्रैक्शन का फोर्स, एक है रिपल्शन का फोर्स। अब लगातार जब आप प्रोटॉन का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो Z तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबशेल में जा रहा है जिसका शील्डिंग वेरी वेरी पुअर है, नेग्लिजिबल शील्डिंग है। तो जब नेग्लिजिबल शील्डिंग है तो रिपल्शन तो बढ़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। और सिंस इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में जा रहा है जिसका शील्डिंग वेरी पुअर है और वी कैन से दैट इट हैज नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट, तो सिग्मा तो ना के बराबर बढ़ेगा, और जब सिग्मा ना के बराबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव को बढ़ने का मतलब क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करना, अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। तो जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करना, अपनी ओर खींचना शुरू करेगा तो उससे क्या होगा? तो उससे यह होगा बेटा कि साइज कॉन्ट्रैक्ट होना, साइज सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो साइज सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, बस इसी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो यहां पर 2 पॉइंट एक साथ काम कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट एक साथ क्या काम कर रहे हैं देखें आप वापस से। जब हम बेटा 4D से 5D में गए, जब हम बेटा 4D से 5D सीरीज में गए तो 5D सीरीज में तो अभी आपने देख लिया कि क्या अप्लाई हो रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो एक फैक्टर तो काम कर रहा है Z इफेक्टिव, एक फैक्टर तो काम कर रहा है Z इफेक्टिव। ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन द Z इफेक्टिव स्टार्ट्स टू इंक्रीज, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो साइज तो घटना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम सेल नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेल नंबर भी बढ़ेगा, तो सेल नंबर भी बढ़ेगा। तो देखें बेटा 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर है सेल नंबर, दूसरा फैक्टर है यहां पर पुअर शील्डिंग। सेल नंबर चाहता है कि रेडियस बड़ा हो जाए, सेल नंबर चाहता है कि रेडियस बड़ा हो जाए। पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता है कि साइज छोटा हो जाए।
तो एक फैक्टर चाहता है रेडियस बड़ा हो जाए, एक फैक्टर चाहता है रेडियस छोटा हो जाए, और दोनों फैक्टर अपने आप में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। दोनों फैक्टर एक दूसरे अपने आप में काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। इस वजह से रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। इस वजह से रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, और इसी का नाम क्या होता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो आप एक बात याद रखें बेटा कि जब जब इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, जब जब इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तब तब वो पुअर शील्डिंग शो करेगा। जब जब इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तब तब वो पुअर शील्डिंग शो करेगा, और पुअर शील्डिंग के होने की वजह से सिग्मा बढ़ नहीं पाएगा। सिग्मा बढ़ नहीं पाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम शेल नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो शेल नंबर का बढ़ना और जेड इफेक्टिव का बढ़ना दोनों आपस में अपने आप को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। इस वजह से यहां पर यह बात कही जा सकती है कि इस वजह से यहां पर बात ये कही जा सकती है कि रेडियस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाएगा, और इसी का नाम क्या होता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी का नाम क्या होता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी का नाम क्या होता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि बेटा आप देखें टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। अब टाइटेनियम क्या है बेटा? 3D सीरीज का एलिमेंट है। जिरकोनियम क्या है बेटा? 4D सीरीज का एलिमेंट है। हैफनियम क्या है बेटा? 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो टाइटेनियम से जिरकोनियम, जिरकोनियम से हैफनियम। अभी अभी आपने देखा बेटा 3D से 4D तो साइज बढ़ेगा, बट 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम। 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हैफनियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। सिमिलरली इसके जस्ट बाद में जो एलिमेंट आता है बेटा वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बेटा। तो ZnCdHg आप देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर Zn से Cd रेडियस बढ़ेगा, Cd और Hg का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जब हम 4D और 5D सीरीज के रेडियस की बात करें तो आफ्टर एटॉमिक नंबर 71 जो एलिमेंट आएंगे उनका रेडियस अपने सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर, जो उनके ऊपर वाले ग्रुप मेंबर हैं, उनके साथ में अप्रोक्सीमेटली सेम होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक नया कॉन्ट्रैक्शन देखा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक नया कॉन्सेप्ट था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता था ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको TC बोल सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को बेटा LC भी बोल सकते हैं। तो LC का मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, TC का मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लेकर के चले। अब व्हाट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? तो पहले हम इसके बारे में कुछ देखते हैं पॉइंट। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में देखें बेटा, इन गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सबसेल। इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री लेता है बेटा? 3D सबसेल में एंट्री लेता है, विच अप्लाई पुअर शील्डिंग ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, एंड साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब पॉइंट यहां पर ये कहना चाह रहा है कि गैलियम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और D के 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हमको ये बात पता है, हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के अंदर ये बात देख करके आए थे कि जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी पुअर होता है, मतलब बहुत वीक शील्डिंग लगाते हैं ये। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सिग्मा का वैल्यू हो जाता है कम और जेड इफेक्टिव का वैल्यू हो जाता है ज़्यादा, और जैसे ही जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो क्या करता है? साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, साइज को सिकोड़ देता है, थोड़ा साइज छोटा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं बेसिकली कि हो किस तरह से रहा है, अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। तो देखें बेटा, अगर हम बेटा ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रुप नंबर 3A जो एलिमेंट्स हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे के एलिमेंट्स और भी आते हैं। तो देखें बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन 3 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये तीनों एलिमेंट किसके हैं? ग्रुप के हैं। किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लगातार शेल नंबर के बढ़ने की वजह से रेडियस बढ़ता है। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे हिसाब से जो ऑर्डर आना चाहिए था कि बोरोन से एल्यूमिनियम साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज सो साइज इंक्रीज। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों रहा है। तो देखें बेटा, अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1,
आर्गन 3d10 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। नाउ ड्यू टू दिस 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है तो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा कम, और जब सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा कम तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मतलब आप इस बात को इस तरह से समझें कि जब हमने गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करा तो जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन गया, तो जब डी में एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो एक प्रोटॉन भी गया होगा। एक प्रोटॉन के जाने की वजह से जेड बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन किस में गया, इलेक्ट्रॉन गया डी सबशेल में। तो अगर नॉर्मल एस और पी सबशेल में जाता तो उतना रिपल्शन भी बढ़ता, पर सिंस अब इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबशेल में जा रहा है जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होगा कि रिपल्शन तो बढ़ नहीं पाएगा, और जेड बढ़ गया तो जेड बढ़ने की वजह से क्या करेगा, वो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। फिर डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, 5 6 7 8 9 10। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका मतलब 10 प्रोटॉन भी बढ़े थे। तो जब 10 प्रोटॉन बढ़े तो उसके मुकाबले में जो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो वो 10 इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड रीजन बीइंग इज व्हाट, कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक ऐसे सबशेल में जा रहे हैं जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। मतलब हो क्या रहा है कि जब 10 प्रोटॉन बढ़े तो अट्रैक्शन बढ़ गया, पर जब 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इतना खास रिपल्शन बढ़ नहीं पाया। और जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। और जब वो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा तो हम ये बात बोल सकते हैं वहां पर क्या आएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं बेटा आर्गन 310 4s1 इट हैज वीक स्क्रीनिंग और वीक शील्डिंग, वी कैन से वॉट एवर वी वॉन्ट बिकॉज शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग आर सेम वर्ड्स ओनली। नाउ एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीक शील्डिंग के हिसाब से साइज एक्चुअल में छोटा हो जाना चाहिए था, बट यहां तो ये बोल रहा है कि साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो क्यों सेम है, तो जैसा हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में देखा था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है। बोरोन की बात करें बेटा तो बोरोन एक सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो इसके अंदर 2 शेल होंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, इसमें 3 शेल होंगे। गैलियम की बात करें तो ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है, इसमें 4 शेल होंगे। तो बेटा शेल नंबर भी तो बढ़ रहा है। तो अब आप देखें यहां पर 2 एक साथ फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर तो काम कर रहा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट का। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू 3d इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ये बात हम देख चुके हैं। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, बट एट द सेम टाइम शेल नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अगर शेल नंबर बढ़ता है तो साइज को बढ़ना चाहिए था। तो एक फैक्टर तो चाहता है कि साइज छोटा हो जाए, एक फैक्टर चाहता है कि साइज बड़ा हो जाए, और दोनों फैक्टर आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। इस काउंटर बैलेंसिंग की वजह से साइज ना तो ज्यादा बढ़ पाता है ना ही साइज ज्यादा घट पाता है। हाँ, जो साइज बढ़ना चाहिए था उससे वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बस इसी का नाम क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ध्यान रखें बेटा कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेनली जो जहां पर मैक्सिमम अप्लाई होता है, मतलब जहां पर इसका डोमिनेंसी दिखाई देती है, वो ये होता है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के अंदर एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर अप्रोक्सीमेट रेडियस हो जाता है ड्यू टू व्हाट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसके आगे वाले सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स के अंदर इसका इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं हो पाता है। अब अगर हम इसके अंदर और बात करें बेटा तो रेडियस का ऑर्डर क्या आना चाहिए, इसमें रेडियस का क्या ऑर्डर आना चाहिए बेटा। तो आप देखें बेटा रेडियस में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन तीनों के बारे में तो हमने देख लिया। तो बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम। अब एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम क्यों आया, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां पर क्या काम कर रहा है बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, टीसी काम कर रहा है। फिर गैलियम से इंडियम वापस से साइज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ता है, आपको मालूम है शेल नंबर बढ़ता है। बट फिर वापस से इंडियम और थैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, और इसका रीजन क्या होता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप ये बात देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट द पीरियड्स ऑफ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स हैव अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियस टू एज दैट ऑफ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स। पांचवें और छठे पीरियड का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब एलिमेंट 6 पीरियड में फिल होगा तो उसके पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये बात हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में देख करके आ चुके हैं। सो नाउ रेडियस का ऑर्डर आ जाएगा बेटा, बोरोन से एल्यूमिनियम बड़ा, एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम और इंडियम में फिर रेडियस बढ़ जाएगा, और इंडियम और थैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस ऑर्डर में अगर बात करें बेटा तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप एनसीईआरटी के अंदर डेटा चेक करेंगे बेटा तो डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा देखा जाता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर हल्का सा एल्यूमिनियम बड़ा होता है, मतलब गैलियम थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है। तो एल्यूमिनियम का रेडियस हल्का सा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू व्हाट,
गैलियम। इस डेटा को आप याद रखें बेटा, इस डेटा के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के अंदर। सो ओवरऑल ऑर्डर की अगर बात करें हम, व्हाट शुड बी द कंप्लीट ऑर्डर, तो कंप्लीट ऑर्डर क्या आएगा बेटा, कंप्लीट ऑर्डर के अंदर बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा थैलियम। मतलब कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जहां पर लग रहा है, जैसे कि आपने देखा इंडियम और थैलियम में, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भले ही लग रहा है, मतलब 19-20 का अंतर तो होगा, हल्का सा अंतर होगा, पर कोई तो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो एग्जैक्ट डेटा में थैलियम का रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है इंडियम से, सिमिलरली एल्यूमिनियम का रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, गैलियम से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस ऑर्डर को आप बेटा याद करके चलें, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है, बोरॉन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी अप्लाई होता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी अप्लाई होता है। तो बेटा आप दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, लेंथेनॉइड भी सीख चुके हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं।